नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये एक पुलिस ऑफिसर की है जिनका नाम अजीत सिंह है, जो एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर काम करते हैं। हमें ये कहानी उन्हीं के भतीजे अंकित ने भेजी है। अंकित ने मुझे रिक्वेस्ट करते हुए कहा है कि मैं उसके चाचा की ये कहानी आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं, ताकि आप लोगों को उनके साथ हुए उस हादसे के बारे में पता चल सके। इसलिए मेरी आपसे यही एक गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए इस कहानी को अब हम अजीत सिंह के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजीत सिंह और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एसआई सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हूं। मेरे पिता भी पुलिस में थे और मैंने बचपन से ही उन्हें पुलिस की वर्दी में देखा था। शायद यही वजह थी कि पुलिस की नौकरी मेरी भी मंजिल बनी। मेरी पोस्टिंग जिस पुलिस स्टेशन पर है उसका नाम है कटरा पुलिस स्टेशन। यह थाना कस्बे के किनारे एक सुनसान इलाके में स्थित है, जहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है। कटरा एक छोटा सा कस्बा है जहां दिन के समय तो लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन रात होते ही ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है। खासकर पुलिस स्टेशन से मेरे घर की तरफ जाने वाली सड़क एकदम सुनसान हो जाती है। यहाँ कुछ पुरानी इमारतें हैं जो अब खंडहर बन चुकी हैं और लोगों का कहना है कि इन जगहों पर कुछ असामान्य होता है। मैंने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूं और मैंने कभी इन चीजों पर विश्वास नहीं किया। मेरे परिवार में मेरी पत्नी सीमा और एक बेटा रवि है। सीमा गृहिणी है और रवि अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। हमारा घर कस्बे के दूसरे छोर पर है और बीच में वो सड़क है जिसे लोग डरावनी सड़क कहते हैं। रात के समय जब मेरी ड्यूटी खत्म होती है तो मैं अक्सर उस सड़क से होकर ही घर जाता हूं। वैसे तो मैं इसे सामान्य मानता था, लेकिन जो घटना मेरे साथ एक रात घटी उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी आज से 5 साल पहले की है, जब मैं नया नया सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुआ था। उस समय मेरा बेटा रवि सिर्फ 8 साल का था और मेरी पत्नी सीमा हमेशा की तरह घर और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही थी। उस समय मुझे कटरा पुलिस स्टेशन में सिर्फ 1 साल ही हुआ था और मुझे पुलिस की नौकरी में बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था। कटरा कस्बा दिन के समय तो बिल्कुल आम लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में यहाँ की कुछ सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। खासकर पुलिस स्टेशन से मेरे घर तक जाने वाली सड़क, जिसे लोग डरावनी सड़क कहते थे, वह सुनसान और वीरान हो जाती थी। इस सड़क के दोनों ओर पुराने पेड़ लगे थे, जिनके बारे में लोग कहते थे कि इन पेड़ों के नीचे कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं। हालांकि मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मेरा मानना था कि ये सब सिर्फ पुराने जमाने की कहानियां हैं, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उस समय चुनाव का समय चल रहा था और माहौल गर्म था। कटरा कस्बे के हर नुक्कड़ पर राजनीतिक चर्चाएं हो रही थीं और पुलिस स्टेशन में भी हमारी ड्यूटी बढ़ गई थी। रात में पेट्रोलिंग के लिए अतिरिक्त टीमें भेजी जा रही थीं और हमें चौकसी के साथ साथ लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना था। चुनाव के चलते पूरे कस्बे में माहौल गंभीर था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कस्बे की सड़कें सूनी हो जाती थीं। लोग जल्द से जल्द अपने घरों में छुप जाते थे और बाजार बंद हो जाते थे। रात के समय मेरी ड्यूटी अक्सर देर तक खिंच जाती थी। उस समय चुनाव के कारण थाने में बहुत सारा काम भी बढ़ गया था। हर रोज कुछ नया मुद्दा, किसी न किसी प्रत्याशी की शिकायत या फिर सुरक्षा से जुड़े मामले आते रहते थे। उस दिन भी थाने में देर हो गई थी और रात के करीब 11 बज रहे थे जब मैंने सोचा कि अब घर जाना चाहिए। चुनावी माहौल के कारण सड़कों पर ज्यादा चहल पहल नहीं थी, लेकिन मेरी चिंता थी कि घर तक पहुंचने के लिए मुझे उसी डरावनी सड़क से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसके बारे में लोग तरह तरह की कहानियां कहते थे। मुझे याद आया कि चुनाव के कामों की भाग दौड़ में मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो चुका था। इस वजह से मैं पेट्रोल भरवाने का समय ही नहीं निकाल पाया। जैसे ही मैंने देखा कि पेट्रोल खत्म हो गया है, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं पैदल ही घर चला जाऊंगा। शायद रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो मुझे आगे तक छोड़ देगा। मैंने बाइक को थाने में ही एक पेड़ के पास खड़ा किया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा।
रात का अंधेरा घना हो चुका था और चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे कानों में केवल मेरे खुद के कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की शाखाएं तेज हवा के झोंकों से हिलने लगी थीं, जिससे सरसराहट की आवाजें उठ रही थीं। उस वीरान सड़क पर चलते हुए मेरे मन में चुनावी ड्यूटी की थकान और तनाव बार बार उभर रहे थे। मैंने सोचा, आज फिर देर हो गई। चुनाव के चलते काम इतना बढ़ गया है कि दिन और रात का फर्क ही नहीं समझ आ रहा। लोगों की सुरक्षा और चुनावी व्यवस्था को बनाए रखना हर दिन एक नई चुनौती बनता जा रहा है। जैसे ही मैं अपने विचारों में डूबा था, अचानक सड़क की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। यह सड़क वैसे भी सुनसान रहती थी और अब रात के सन्नाटे में और भी भयानक लग रही थी। आगे कुछ ही कदम बढ़ाने के बाद मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कदम मेरे पीछे पीछे आ रहे हों। मैंने रुककर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने खुद को दिलासा दिया, शायद ये मेरे ही कदमों की आवाज होगी जो गूंज रही है। फिर से चलने लगा, लेकिन अब दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। रास्ता लंबा लगने लगा और हर गुजरता पल जैसे और भी भारी हो रहा था। सन्नाटे के बीच पेड़ों की सरसराहट और हवा की अजीब सी आवाजों ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। हर कदम के साथ मेरा मन बेचैन होता जा रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरे आसपास मंडरा रहा हो। कुछ देर और चलने के बाद अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी। अंधेरे के बावजूद मैंने साफ देखा कि वहां एक औरत बैठी हुई थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह अपने घुटनों के पास सिर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी गहरे दुख या चिंता में डूबी हो। मेरे कदम वहीं थम गए, मेरी सांसें रुक सी गई। वह सड़क के बीचों बीच बैठी थी और मैं यह सोचने लगा कि इतनी रात को यहां इस सुनसान सड़क पर वह कौन हो सकती है। मैंने थोड़ा साहस जुटाकर आवाज लगाई, अम्मा, आप यहां क्या कर रही हैं? कुछ मदद चाहिए क्या? पर वह बिल्कुल भी हिली नहीं। उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसने ना अपना सिर उठाया, ना कोई हलचल की। बस वैसे ही घुटनों में सिर दिए बैठी रही, मानो उसने मेरे शब्द सुने ही ना हो या फिर वो किसी और ही दुनिया में हो। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और अब मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। मैंने एक कदम पीछे हटाने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मन में डर और बेचैनी ने अपनी जगह बना ली थी, पर फिर भी मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। आखिरकार मैं एक पुलिस वाला हूं, मुझे इन बातों से डरने का हक नहीं है। फिर मैंने थोड़ा और साहस जुटाया और धीरे धीरे उसके पास जाने का फैसला किया। अम्मा, सब ठीक है? आप यहां इतनी रात को क्यों बैठी हैं? मैंने फिर से पूछा, इस बार थोड़ी जोर से, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। उसने अब भी अपना सिर नहीं उठाया, बस वैसे ही घुटनों में सिर छिपाए बैठी रही। मैं उसके और करीब पहुंच गया था और अब उसकी हालत मुझे साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी साड़ी इतनी पुरानी और मटमैली थी, मानो सालों से उसने उसे बदला ना हो। उसके बाल उलझे हुए थे और उनमें धूल और पत्तियां फंसी हुई थीं। वो औरत पूरी तरह बेजान सी लग रही थी, जैसे उसका यहां होना किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो। यह सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं एक डर ने घर कर लिया था। उस सुनसान सड़क पर आधी रात के वक्त किसी का इस हालत में बैठा होना बिल्कुल असामान्य था। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई, शायद किसी मदद की उम्मीद में, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। बस मैं था, वो औरत थी और घना अंधेरा। मैंने अपनी टॉर्च निकालकर उसे और करीब से देखने की कोशिश की। टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे दिखाई दिए। उसका चेहरा बेहद थका हुआ और पीला लग रहा था, जैसे उसकी जिंदगी से सारी रोशनी छिन गई हो। लेकिन अब भी वो बेजान सी बैठी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। मैंने एक बार फिर हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, अम्मा, आप यहां इस हाल में क्यों बैठी हैं? कुछ परेशानी है क्या? पर अब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आवाज सुन ही नहीं पा रही हो। उसकी चुप्पी और उसके अजीब बर्ताव ने मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। मैं वहां कुछ देर और खड़ा रहा, इंतजार करता रहा कि शायद वो कुछ कहे या अपनी स्थिति के बारे में बताए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी घुटनों में छिपी हुई मुद्रा और बेजान शरीर के साथ वो औरत एक अजीब पहेली लग रही थी। मेरे मन में सवाल उठ रहे थे, क्या उसे कोई मदद चाहिए या फिर वो यहां
किसी और मकसद से बैठी थी। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के उस औरत के शरीर में हलचल हुई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अब भी मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। सांसें भारी लग रही थीं, और जैसे ही उसने अपना सिर पूरी तरह उठाया, मैं उसकी आंखें देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, बिना किसी पुतली के। वो आंखें न केवल डरावनी थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी ठंडक भी थी जो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैंने कुछ कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से उजागर हो चुका था। उसकी त्वचा पीली और झुर्रियों से भरी हुई थी, मानो उसकी उम्र सैकड़ों साल हो। उसकी आंखों की उस भयानक सफेदी में एक अजीब सी नजर थी, जैसे वो मुझे घूर रही हो, पर किसी दूसरी दुनिया से। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ रोशनी डाली, लेकिन उस रोशनी से वो जरा भी विचलित नहीं हुई। उसकी नजरें अब भी मुझ पर थीं और उसका चेहरा जैसे स्थिर हो गया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पुलिस वाला था, लेकिन इस समय मुझे अपने सामने जो दिख रहा था वो किसी अपराधी या सामान्य इंसान जैसा नहीं था। मेरे सामने कुछ और ही था, कोई ऐसी शक्ति जो इंसानी दुनिया से परे थी। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एक अजीब सी घबराहट मेरे अंदर फैल रही थी, जैसे मैं किसी भयानक फंदे में फंस गया हूं। मेरा सिर चकरा रहा था और मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। जैसे तैसे मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। जैसे ही मैंने उसके पैरों को देखा, मेरी सांसें थम गईं। उसके पैर उलटे थे। उसके पैरों का अगला हिस्सा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, जैसे किसी भयानक छलावे का हिस्सा हो। ऐसा दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे होश उड़ चुके थे, शरीर में खून जैसे जम गया हो, और मैं एक जगह पर ठिठक कर खड़ा रह गया। इससे पहले मैंने ऐसी बातें सिर्फ सुनी थी, वो भी गांव के बड़े बुजुर्गों से। कहानियां सुनते वक्त मैं हमेशा इन बातों को मजाक समझता था, पर आज वो सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो देख रहा हूं वो सच है। उसकी आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं, और पैर, वो पैर जो इंसानी नहीं लग रहे थे, जैसे कोई प्रेतनी मेरे सामने खड़ी हो। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। एक अजीब सी ठंडक और डर ने मुझे जकड़ लिया था। अचानक वो औरत बड़बड़ाने लगी। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि मेरे कानों में जैसे सांप फुफकार रहे हों। उसकी बड़बड़ाहट किसी अजीब भाषा में थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैं समझ चुका था कि अब यहां रुकना मेरी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। मैंने जितनी हिम्मत जुटा पाई, उससे कहीं ज्यादा जोर लगाकर अपने पैरों को पीछे हटाया और फिर अचानक दौड़ पड़ा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि वो मेरे सीने से बाहर निकल आएगी। मैं दौड़ता चला गया, बिना पीछे मुड़े। उस घुप अंधेरे और सन्नाटे भरी सड़क पर मेरे कदमों की आवाज इतनी तेजी से गूंज रही थी कि लग रहा था जैसे कोई और भी मेरे साथ भाग रहा हो। हर कदम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसकी बड़बड़ाहट की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वो भयानक साया मुझसे बहुत करीब था। मेरे पैरों की गति और तेज हो गई, लेकिन दिल की धड़कन और बढ़ रही थी। मेरे माथे पर पसीना चुहचुहा रहा था और सांसें बेकाबू हो रही थीं। हर बार जब मैं पीछे मुड़ने का सोचता, एक अजीब सा डर मुझे रोक लेता। मुझे यकीन था कि अगर मैंने पलट कर देखा तो वो प्रेतनी मेरे सामने आ जाएगी। कुछ देर दौड़ने के बाद अचानक मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। मेरे घुटने छिल गए और दर्द ने मुझे झकझोर कर रख दिया। लेकिन उस दर्द से ज्यादा डरावनी थी वो सन्नाटे की गूंजती आवाज, जिसमें मुझे अब उसकी कोई आहट सुनाई नहीं दे रही थी। क्या वो अब भी मेरे पीछे थी या कहीं गायब हो गई थी? मैंने अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश की। जैसे ही मैंने हिम्मत करके अपनी गर्दन घुमाई और पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। वो औरत, वो उल्टे पैरों वाली औरत, जैसे कहीं हवा में घुल गई हो। अब मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे अब इस बात की थोड़ी तसल्ली थी कि वो औरत मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपनी गर्दन वापस सामने की तरफ घुमाई और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। मेरे चेहरे के एकदम सामने
वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बेहद डरावना था, पीला, झुर्रीदार, और उसकी आंखें वो बिना पुतलियों की थीं, जैसे वो किसी अनजानी दुनिया से आई हो। उसकी साड़ी अब भी मटमैली और उलझी हुई थी, और उसके उल्टे पैर जमीन पर खड़े होकर उसे और भी डरावना बना रहे थे। मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। वो चीख मेरे अंदर की सारी हिम्मत को चुरा ले गई। मैं उस भयानक दृश्य को सहन नहीं कर सका और तुरंत वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मैं एक उजाले में था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहां हूं। मेरे चारों ओर लोग थे जिन्होंने मुझे घेर रखा था। उनकी चिंतित आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या हुआ भाई? एक आदमी ने पूछा। तू ठीक है? मेरे दिमाग में उस औरत का डरावना चेहरा घूम रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, वो औरत। लोगों ने मुझे समझाया कि मैं सड़क पर गिरा हुआ पाया गया था और किसी ने मुझे बेहोश हालत में देखा, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत असल में थी या मेरे दिमाग का कोई खेल। मेरी हालत देखकर उन लोगों में से किसी ने मेरे थाने में फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में मेरे साथी पुलिस वाले वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और एक गाड़ी में बैठाया। रास्ते भर मैं चुप था, जैसे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची हो। मेरे दिल में अब भी वही डरावनी तस्वीर घूम रही थी, वो औरत, उसके उल्टे पैर और उसका वो डरावना चेहरा। जब हम घर पहुंचे तो मेरी हालत देखकर मेरी पत्नी सीमा और बेटा रवि बेहद घबरा गए। सीमा ने दौड़कर दरवाजा खोला और मुझे उस हालत में देखकर एकदम परेशान हो गई। क्या हुआ? यह कैसी हालत है तुम्हारी अजित? सीमा ने घबराहट में पूछा। मेरे साथी पुलिस वालों ने उन्हें बताया, शायद ज्यादा थकावट हो गई है, सड़क पर बेहोश हो गए थे, हमने उठाकर यहां छोड़ा है। लेकिन सीमा ने मेरे चेहरे पर पसरे डर को भांप लिया था। वो जानती थी कि कुछ और ही बात थी। उसने मुझे पानी दिया और मुझे बैठने में मदद की। अजित, कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ था? सीमा ने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। मेरे मन में अब भी वो दृश्य घूम रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पूरी कहानी बताई। कैसे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, कैसे मैंने पैदल चलना शुरू किया, और फिर उस औरत से मेरा सामना। मैंने बताया कि कैसे उसके पैरों का उल्टा होना और उसके चेहरे का डरावना रूप देखकर मैं बेहोश हो गया था। सीमा और रवि मेरी कहानी सुनकर सन्न रह गए। सीमा के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या वो सच में कोई आत्मा थी? सीमा ने कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जो कुछ भी था वो इंसानी नहीं था। रवि भी डर के मारे मेरे पास आकर बैठ गया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस घटना ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को झकझोर दिया था। मेरे साथी पुलिस वाले थोड़ी देर और रुके, मेरा साहस बढ़ाते रहे और फिर चले गए। लेकिन मेरे दिल और दिमाग में उस रात का डर अब भी बसा हुआ था। रात भर मैं सो नहीं सका। हर छोटी छोटी आवाज मुझे फिर से उसी सड़क पर खींच ले जाती थी और वो औरत का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके बारे में मुझे खुद कुछ भी याद नहीं है। ये सब बातें मुझे मेरे घर वालों ने बताई हैं, और जब मैंने ये सुना तो मैं भी दंग रह गया। उन्होंने बताया कि उस रात के बाद कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरुआत में मुझे लगा कि शायद सिर्फ थकान का असर है, लेकिन मेरी हालत दिन बा दिन खराब होती गई। मेरे बड़े अधिकारियों ने मेरी सेहत को देखते हुए मुझे कुछ हफ्तों की मेडिकल लीव दे दी ताकि मैं घर पर आराम कर सकूं। मैंने सोचा कि कुछ दिन घर पर रहकर आराम करूंगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने बताया कि मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि चीजें और अजीब होती जा रही थीं। सीमा ने बताया कि मैं कभी कभी छोटे बच्चों की तरह हरकतें करने लगता था, बिल्कुल मासूम, जैसे मुझे किसी बात का होश ही नहीं। कभी कभी तो मैं बेवजह हंसने लगता और कभी कभी फर्श पर बैठकर खेलने जैसा नाटक करने लगता। रवि ने भी मुझे बताया कि कई बार मैं अचानक ही बूढ़े इंसान जैसा बर्ताव करने लगता था। मैं बिना बात के बड़बड़ाता रहता, जैसे किसी बूढ़े आदमी की तरह अजीब आवाजें निकालता और पुरानी पुरानी बातें करता। मेरी आवाज भी बदल जाती थी और ऐसा लगता था जैसे मेरे अंदर कोई और बात कर रहा हो। मेरे घर वालों के लिए यह सब बेहद डरावना था। सीमा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं जैसे किसी और ही दुनिया में खोया रहता था। कभी आधी रात को उठकर घर में चक्कर काटने लगता, कभी अचानक से रोने या चिल्लाने लगता।
मेरे हाव भाव बिल्कुल अलग हो जाते थे। मेरे घर वालों ने जब इस बारे में पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताया तो सबने कहा कि ये उस औरत की आत्मा का असर हो सकता है जिसने मुझे उस रात डरावनी सड़क पर देखा था। सीमा और मेरे परिवार ने जब मुझसे इन सब बातों का जिक्र किया तो मैं हैरान रह गया। मुझे इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उन सब की बातें सुनकर मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी उठने लगी। कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा कि जो कुछ भी उस रात हुआ था उसने मेरी जिंदगी पर एक बुरा असर डाला था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। मैं कभी सामान्य दिखता तो कभी फिर से अजीब हरकतें करने लगता। मेरे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। इस दौरान हमारे कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी घर आने लगे। जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्होंने मेरे घर वालों को सलाह दी कि मुझे किसी तांत्रिक को दिखाया जाए। उनका मानना था कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं बल्कि उस डरावनी सड़क पर मिली औरत का साया है। कई लोग कहते थे कि ऐसी जगहों पर बुरी आत्माएं वास करती हैं और तांत्रिक ही उनका सही इलाज कर सकता है। सीमा और मेरे परिवार ने पहले तो इस सलाह को नजरअंदाज किया, लेकिन मेरी लगातार बिगड़ती हालत देखकर उन्होंने भी सोचा कि शायद कुछ न कुछ गलत है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरकार मेरे घर वालों ने मुझे किसी तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। रवि के मामा ने हमें एक तांत्रिक के बारे में बताया जो पास के गांव में रहता था और ऐसी बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मशहूर था। अगले ही दिन मेरे परिवार ने मुझे उसके पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मैं उस समय एक गहरी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझ पर हावी हो रही हो। जब हम तांत्रिक के पास पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। उसकी छोटी सी कुटिया के बाहर कुछ अजीब धूप और जड़ी बूटियों की खुशबू फैल रही थी। तांत्रिक ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारे ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। यह सुनकर मेरे घर वालों के साथ साथ मैं भी सन्न रह गया। तांत्रिक की बातें सुनकर मेरे घर वालों के चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। मैं खुद भी यह सोचकर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उस रात के बाद से जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो किसी आम बीमारी जैसा नहीं लग रहा था। तांत्रिक ने मुझे एक जगह बैठने को कहा। उसने अपने सामने एक छोटा हवन कुंड तैयार किया और उसमें धूप, लकड़ी और कुछ अजीब सी जड़ी बूटियां डालकर मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर का माहौल अचानक गंभीर हो गया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मुझे अचानक से अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे हटाने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। उसने पास में रखे एक कटोरे से पानी लेकर मुझे छिड़कना शुरू किया। जैसे ही पानी की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, मुझे एक झटका सा लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और अचानक ही मैंने खुद को जोर जोर से चीखते हुए पाया। मेरे परिवार वाले घबरा गए और सीमा रोने लगी, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें शांत रहने को कहा। उसने मंत्रों की गति तेज कर दी और हवन कुंड से उठते धुएं ने कमरे को और भी डरावना बना दिया। धीरे धीरे मेरी चीखें कम होने लगीं और कुछ देर बाद मैं एकदम शांत हो गया। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्मा अब भी आसपास है, लेकिन यह पूरी तरह नहीं गई। इसे भगाने के लिए तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगले 7 दिनों तक इस ताबीज को पहने रखना होगा और रात के समय घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। खासकर उस सड़क से तो बिल्कुल भी नहीं गुजरना। मैं और मेरे परिवार वाले अब तक पूरी तरह से डरे हुए थे। तांत्रिक की बातें मानने के अलावा अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने ताबीज ले लिया और घर वापस लौट आए। अगले कुछ दिनों तक मैंने हर बात का पालन किया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अब भी उस रात का डर और उस उल्टे पैरों वाली औरत का चेहरा बसा हुआ था। वो अनुभव अब भी मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा है और आज भी जब उस सड़क से गुजरता हूं तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर उठता है, जैसे वो औरत अब भी कहीं आसपास हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब शुरू करते हैं वो सिलसिला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं उन लोगों के नाम लूंगा जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट करके अपना नाम और वो हमारी कहानी को किस जगह से सुन रहे हैं बताया है। तो अब मैं उनके नाम लेता हूं। तो सबसे पहले है दीपक पटेल है सऊदी अरब से, मोहसिन है पाकिस्तान से, राम सिंह है रोहतक हरियाणा से, अनवर, जाहिदा, हबीब है बिहार से,
सूर्या है गोरखपुर से, अनु गायकवाड़ है अधेरी मुंबई से, अरुण है मुंबई से, रविंद्र ठाकरे आगरा से, रोशनी है कानपुर से, रेखा है हरियाणा से, सुरेश यादव है दिल्ली से, मीरा कुमारी है जयपुर से, विशाल कुशवाहा है कोटा से, रामवीर सिंह है भरतपुर से, सोनू सैनी है फरीदाबाद से, रामकिशन मिश्रा है बूंदी से, अजय पाल है फरीदाबाद से, सोमनाथ है पुरानी दिल्ली से, और अब सबसे आखिर में दीपक जैन है मुंबई से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।